वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का एस के गुरु के यूट्यूब चैनल पे। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपनी जो रेगुलर क्लासें हैं वो स्टार्ट कर देंगे हम कुछ ही दिनों में। तो आज वो घड़ी आ गई है। आज से हम कंटिन्यू 10th क्लास के सारे टॉपिक करेंगे यहाँ पे अपनी क्लास के अंदर। तो आप अपना सपोर्ट पूरा करना, दिखाना, और अपना जो टारगेट है वो पूरा 100/100% का है। तो मेहनत हम करेंगे और साथ आप देना। और अगर आप पूरा अपना 100% हमें दोगे तो मैं ये आपके साथ दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100 में से 100 नंबर मैथमेटिक्स में आपको बढ़ाने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता है। तो देखिए, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले देखो, हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी को और माँ सरस्वती को वंदन करते हैं। तो थोड़ी सी दो पंक्तियों के साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समर्पव निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तो दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक रियल नंबर। तो रियल नंबर होती क्या है? मैथमेटिक्स में क्लास 10th में सबसे पहली एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज, जिसका नाम क्या है? रियल नंबर। तो इस पूरी एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा बेसिक देख लेंगे। अगर बेसिक जिस बच्चे को बढ़िया तरीके से आएगा वही अंदर के सारे क्वेश्चन कर पाएगा। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले करेंगे बेसिक, उसके बाद में सेकंड वीडियो में अपनी आएगी एक्सरसाइज 1.1, उसके बाद में 1.2 और सारे के सारे क्वेश्चन। तो रियल नंबर पढ़ने से पहले और भी बहुत सारे नंबर होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर क्या होते हैं? देखो, जैसे कि आपने पहले की क्लास में पढ़ा भी है और 9th क्लास में भी आप पढ़ गए हो कि नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक जाते हैं, अनंत तक जाते हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? आपके नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद में आता है होल नंबर। होल नंबर, ये नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होकर कहां तक जाते हैं? इंफिनिटी तक। ठीक है, यानी सबसे पहले नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, उसके बाद आएगा आपका होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक जाते हैं? इंफिनिटी तक। वो होल नंबर है, ये 0 से स्टार्ट होकर कहां तक जाएंगे? इंफिनिटी तक। अब क्वेश्चन यहां से इस प्रकार से उठ सकता है कि क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर है वो होल नंबर होते हैं क्या? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ, सारे के सारे नेचुरल नंबर है वो होल नंबर होते हैं। क्योंकि देखो, होल नंबर में 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक है ना, सारी की सारी वैल्यू आ रही है। इसका मतलब सारे के सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं ना, इसका मतलब सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। लेकिन जस्ट इसका अपोजिट पूछ ले कि क्या सारे के सारे होल नंबर है वो नेचुरल नंबर होते हैं क्या? तो आप बोल दोगे सारे के सारे होल नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से। तो होल नंबर में 0 भी ऐड करना पड़ेगा और नेचुरल नंबर में 0 आ नहीं रहा है, इसलिए सारे के सारे होल नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं होंगे। इसके आगे अपन ने थोड़ा बहुत पढ़ा था इंटीजर। तो जैसे आपने नंबर लाइन पढ़ी है, नंबर लाइन के मिड में आपका 0 रहता है, इधर सारी पॉजिटिव वैल्यू रहती है, जैसे 1 2 इधर लास्ट तक जाएंगे तो इंफिनिट तक। और सेम ऐसे इधर करेंगे, जैसे माइनस का 1 है, माइनस का 2 है, माइनस का 3 है, इधर सारी की सारी कैसी वैल्यू रहेगी? आपकी नेगेटिव वैल्यू, जो माइनस के इंफिनिट तक जाएगी। तो ये जितने भी नंबर आ रहे हैं सारे के सारे नंबर क्या कहलाएंगे? आपने इंटीजर कहलाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है अपना कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर देखो क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर जो खुद के अलावा अन्य नंबरों से भी क्या हो? डिविजिबल हो, यानी खुद के अलावा उसमें अन्य संख्याओं का भी क्या जाए? भाग जाए। या फिर दूसरे रूप में हम बोल सकते हैं कि कोई भी हम जैसे नंबर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 4 है, ये क्या आपका कंपोजिट नंबर है। जैसे आगे आ जाएगा 6 है, ये भी क्या आपका कंपोजिट नंबर, क्योंकि 4 में देखो खुद का डिवाइड तो जाता ही है, इसके अलावा अन्य नंबर का भी डिवाइड जाता है, जैसे 2 का जाता है ना और 1 का भी जाता है। और दूसरे रूप में अगर आपको समझ में नहीं आए तो कोई भी जैसे नंबर लेंगे हम, अगर उसके फैक्टर 2 से क्या आ जाए? अधिक आ जाए, मोर देन आ जाए, अधिक आए, तो वो सारे के सारे नंबर क्या कहलाएंगे? अपने कंपोजिट नंबर। जैसे इसके फैक्टर करेंगे तो एक तो 1 होगा,
1 तो कंपल्सरी, ये तो सब में होता है। 1 के आगे 2 होगा और एक इसके आगे 4 खुद भी तो होता है। तो ये इस प्रकार से इनके क्या आएंगे, प्राइम फैक्टर। इसी प्रकार जैसे देखो इसके टुकड़े करेंगे, 1 आएगा, 3 आएगा और क्या आएगा, 6 आएगा। तो देखो 3 फैक्टर हो रहे हैं ना, यानी इसके अंदर खुद का भी डिवाइड जाता है, 2 का भी जाता है और 1 का भी जाता है। तो 2 से ज्यादा फैक्टर आ जाए तब वो नंबर क्या कहलाएंगे, अपने कंपोजिट नंबर। और दूसरे रूप में अपन समझ सकते हैं ऐसी नंबर जिसके अंदर खुद के अलावा अन्य नंबर्स का भी क्या जाए, डिवाइड जाए, अन्य संख्याओं का भी क्या जाए, भाग जाए, वो सारे के सारे नंबर क्या हो जाएंगे, अपने कंपोजिट नंबर। उसके आगे आता है आपका प्राइम नंबर। तो देखिए प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर जिसके अंदर खुद के अलावा अन्य वैल्यू का डिवाइड नहीं जाए, यानी जो स्वयं से क्या हो, डिविजिबल हो, जिसमें स्वयं का भाग है। जैसे कि 2 है, ठीक है, इसके आगे जैसे 3 है, इनके अंदर देखो अन्य वैल्यू का भाग नहीं जाता है। 3 के अंदर भी अन्य वैल्यू का भाग नहीं जाता है। इसके आगे देखेंगे तो आगे जैसे 5 आ गया, 7 आ गया, इस प्रकार से बहुत सारी वैल्यू आ गई जिनके अंदर खुद का ही डिवाइड जाए, खुद के अलावा अन्य वैल्यूज का डिवाइड नहीं जाए। जैसे 2 है, अगर इसकी बात करें तो दूसरी भाषा में बोल सकते हैं, जैसे इसका फैक्टर करेंगे तो एक तो 1 आएगा, एक ही स्वयं खुद आएगा 2 आएगा। तो केवल और केवल कितने आएंगी, ओनली फॉर 2 फैक्टर। जैसे 3 का करके देख लो या फिर 5 का करके देख लो, 5 का करोगे तो 1 है और क्या आ जाएगा 5। यानी जिसके अंदर ओनली फॉर 2 फैक्टर हो, जिसके फैक्टर कितने हो, 2 हो, यानी 2 हो, वो सारे के सारे नंबर किस में आ जाएंगे, प्राइम नंबर के अंदर आएंगे। और जिसके फैक्टर 2 से मोर देन हो, अधिक हो, वो सारे के सारे नंबर किस में आ जाएंगे, कंपोजिट नंबर में आ जाएंगे। अब बात करें यहाँ पे 1, आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि 1 है, ये आपका प्राइम है या फिर कंपोजिट है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 है ना, ये न तो कंपोजिट है और न ही प्राइम है। क्यों नहीं है, क्योंकि जैसे अगर हम 1 का फैक्टर करेंगे तो 1 का फैक्टर क्या हो जाएगा, ओनली फॉर 1 ही आएगा। जबकि इसमें कंडीशन क्या है कि जब अगर हम फैक्टर करते हैं तो ओनली फॉर कितने फैक्टर होने चाहिए, 2 फैक्टर होने चाहिए, तब जाके वो किस में आएगा, प्राइम नंबर में। और ऊपर वाले में अगर कोई भी वैल्यू है, अगर इनका फैक्टर करते हैं तो 2 से कितने होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए, मोर देन होने चाहिए, है ना। कितने भी हो सकते हैं, 3 4 5 से कितने भी हो सकते हैं, लेकिन 2 से क्या होने चाहिए, मोर देन होने चाहिए, तब जाके वो किस में आएगा, कंपोजिट नंबर में। लेकिन यहाँ पे अगर हम 1 का फैक्टर कर रहे हैं तो 1 का फैक्टर तो ओनली फॉर 1 आएगा, इसलिए 1 आएगा। ये न तो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, न ही ऊपर वाली कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि 1 है ना, ये बताओ प्राइम नंबर है या फिर कंपोजिट नंबर है। तो आपका आंसर होना चाहिए न तो प्राइम है, न ही क्या है, कंपोजिट है। यहां तक कोई दिक्कत? ये सारे नंबर क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि इसके पीछे भी रीजन है। ये सारे का सारा मटेरियल है ना, ये सारा सारा रियल नंबर में आता है। वो सारा पर्दा लास्ट में खुलेगा आपके सामने, फिर आपको अच्छे से डाउट क्लियर हो जाएंगे कि हाँ ये नंबर पढ़ने जरूरी है। क्योंकि क्वेश्चन है, आपको पता है 10th बोर्ड है, कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है अगला। अब इसके आगे चलते हैं, कुछ नंबर और भी है जिनके बारे में देखेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा डेसिमल नंबर, डेसिमल यानी जो पॉइंटों वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे पॉइंट वाले, जैसे 2.5 2.31, ये क्या है, डेसिमल नंबर। तो डेसिमल की बात करें, देखो एक चार्ट बना के दिखा रहा हूं मैं आपको, डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर क्या होते हैं, तो डेसिमल नंबर है, इसके भी 2 टाइप होते हैं। एक तो होता है आपका टर्मिनेट, और सेकेंड वाला होता है आपका नॉन टर्मिनेट। टर्मिनेट नंबर में क्या क्या आ जाएंगे, देखो टर्मिनेट नंबर में जैसे 2.45, ये जो नंबर है ये क्या आपका टर्मिनेट डेसिमल नंबर है। जैसे कि इसके आगे अदर एग्जांपल है, जैसे 7.63, ये भी क्या आपका टर्मिनेट डेसिमल नंबर है। यानी डेसिमल है और डेसिमल में किस पार्ट का, ये टर्मिनेट पार्ट का ये क्या है, नंबर। यानी ऐसी वैल्यू जो पॉइंट के आगे जाकर क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, रुक जाए, यानी आगे कंटिन्यू नहीं चले,
एक जगह जाकर क्या हो गई, ये स्टॉप हो गई। यहाँ पे भी क्या हो गया, एक जगह जाकर क्या हो गई, स्टॉप हो गई। जैसे 1.5 है, ये भी क्या है, एक जगह जाकर क्या हो गई, स्टॉप हो गई। तो जो वैल्यू पॉइंट के आगे जाकर स्टॉप हो जाती है वो सारी की सारी वैल्यू किस में आ जाएगी, टर्मिनेट डेसिमल नंबर के अंदर आ जाएगी। अब सेकंड नंबर पे नॉन टर्मिनेट, तो आपको शायद समझ में आ गया होगा, टर्मिनेट में एक जगह स्टॉप हो जाती है, नॉन टर्मिनेट में स्टॉप नहीं होती है, कंटिन्यूटी बढ़ाई रहती है, यानी कंटिन्यू चलती रहती है। तो इसके भी टू टाइप होते हैं, एक तो होता है आपका रिपीटिंग और दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग नॉन टर्मिनेट और दूसरा हो जाएगा आपका नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेट। तो देखो इसके दो पार्ट है, रिपीटिंग यानी इसके अंदर जैसे कोई वैल्यू है, इसके आगे जैसे 4 4 4 4 4, ये कंटिन्यूटी क्या बनाएगा, बढ़ाएगा, यानी चलता रहेगा, यानी 4 है, ये लगातार आ रहा है आ रहा है आ रहा है। तो इसके ऊपर क्या करेंगे, इसको स्टॉप करने के लिए पॉइंट के आगे जो वैल्यू आ रही है उसके ऊपर क्या लगा देंगे, हम बार लगा देंगे इस प्रकार से। इस बार का मतलब क्या है, इस सिंबल का मतलब है कि ये 4 है ना, ये कंटिन्यू चल रहा है आगे, ठीक है। तो कंटिन्यू चलेगी जो भी नंबर वो सारे के सारे आपके किस में आएंगे, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेट नंबर में, यानी एक फिक्स फॉर्मेट है। जैसे फॉर एग्जांपल इसके आगे इस प्रकार से भी आ सकता है 2.717171 डैश डैश डैश। तो इसको स्टॉप करने के लिए किस प्रकार से कर सकते हैं, 2.71 पे क्या आ जाएगा, अंडरलाइन, यानी 12 आ जाएगा, जिससे अपन कह सकते हैं कि ये 7171 कंटिन्यू क्या है, आगे चल रहा है चल रहा है। ये किस में आ जाएगा, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेट। सेकंड है आपका नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेट, यानी जो रिपीट नहीं हो और नॉन टर्मिनेट भी हो। तो जैसे देखो 6.12367354321 इस प्रकार से डॉट 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 आगे कंटिन्यू चलेगा। तो यानी अब इसके आगे देखो पॉइंट के आगे वैल्यू आगे से आगे कंटिन्यू चल रही है, स्टॉप तो हो नहीं रही है, लेकिन एक फिक्स फॉर्मेट नहीं बन रहा है, कुछ भी आ रहा आ गया अटपटा, कुछ भी वैल्यू आती जाएगी, जिसका कुछ फॉर्मेट नहीं बने वो सारी की सारी किसमें आ जाएगी, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेट नंबर के अंदर आ जाएगी। दूसरी भाषा में बात करें तो जैसे √2 है, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है पॉइंटों में, और जैसे √3 है, तो जितनी भी रूट वाली वैल्यू है ना वो सारी की सारी किस में आएगी, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेट में आएगी। अब ये तो सारा पाई चार्ट है, डेसिमल नंबर के बारे में मैंने बता दिया सारा विस्तार से, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। अब देखो इसके आगे डेसिमल नंबर में एक इंपॉर्टेंट बात है जो काफी ज्यादा बच्चों को पता नहीं है। जैसे यहाँ पे हम पॉइंट में लिखते हैं 2.13, एक आ जाएगा ये पॉइंट इसके नीचे यहाँ पे 2.13, इन दोनों में डेसिमल नंबर कौन सा है, तो आपका आंसर नीचे वाला होना चाहिए, क्योंकि सही डेसिमल नंबर नीचे वाला है, क्योंकि ये पॉइंट है ना डेसिमल नंबर में, ये हमेशा इसकी लेवल में आएगा नीचे की तरफ। अगर आप बीच में लगा रहे हो तो वो डेसिमल नंबर नहीं होगा, वो फिर किसको रिप्रेजेंट करेगा, मल्टीप्लाई में रिप्रेजेंट करेगा, यानी ये दोनों नंबर आपस में किस में है, मल्टीप्लाई में, न कि डेसिमल में। डेसिमल में होने के लिए ये पॉइंट कहाँ लगाओगे आप, थोड़ा सा नीचे की तरफ लगा देना हल्का सा, ठीक है। तो डेसिमल नंबर का पोर्शन सबको आने लग गया। अब इसके आगे पढ़ेंगे हम रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होता है, देखो रेशनल नंबर जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा, 8th क्लास में भी पढ़ा है, 7th में भी पढ़ा है थोड़ा बहुत, और 9th में भी पढ़ा है। रेशनल यानी जिसको p/q की फॉर्म में लिखा जाए, यानी बट्टे वाली संख्या, फ्रैक्शन वाली जो भी वैल्यू होती है, जैसे 1/2 है, 3/4 है, ये सारी की सारी किस में आ जाएगी, रेशनल नंबर में। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी वैल्यू है जहाँ पे q की वैल्यू है ना वो नॉट इक्वल होनी चाहिए किसके, 0 के। अगर q की वैल्यू 0 के इक्वल है तो वो फिर आपकी रेशनल नंबर नहीं होगी। समझ में आई, रेशनल नंबर होने के लिए q की वैल्यू है वो 0 के बराबर में नहीं लेनी है, समझ गए। क्यों नहीं लेनी है इसका भी कारण बताऊंगा। जैसे बहुत सारे बच्चे जिनको ये पता नहीं है, जैसे कोई भी नंबर ले लेंगे, जैसे 1/, में क्या लेते हैं, मान लो 0, तो 0 का किसी भी नंबर में डिवाइड देते हैं तो आंसर क्या आता है अपना, अननोन। ये बात बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता है जो अभी बता रहे हैं। और अगर मान लो ऊपर 0 आ जाए और नीचे क्या आए, 1 आ जाए,
तो अब अगर किसी भी नंबर का डिवाइड अगर हम जीरो में देते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी जीरो। इसका आंसर क्या आता है जीरो। इसलिए यहाँ पे क्यू की वैल्यू वो जीरो की इक्वल में नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि अगर जीरो ले लेंगे तो वैल्यू क्या आएगी इन्फिनिट, और इन्फिनिट कोई नंबर नहीं होता है। क्योंकि कुछ भी नंबर ले लेंगे जैसे आगे तक चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। तो यहाँ से आपको कंडीशन समझ में आ गई होगी कि क्यू की वैल्यू हम जीरो की इक्वल में क्यों नहीं ले सकते। अब देखो रेशनल नंबर का सारा पर्दा क्लियर करते हैं। जैसे आपने स्टार्टिंग में नेचुरल नंबर पढ़ा है, उसके बाद में आपने होल नंबर पढ़ा है, उसके बाद में आपने इंटीजर पढ़े हैं, अभी क्लास में पढ़े हैं। उसके आगे देखते हैं तो कंपोजिट, उसके आगे प्राइम, प्राइम के आगे बात आती है डेसिमल में। तो डेसिमल में एक तो होता है टर्मिनेट, बात करें हम टर्मिनेट की, और दूसरी बात करें नॉन टर्मिनेट में जो रिपीटिंग नॉन टर्मिनेट वाला पार्ट ना, इस वाली वैल्यू की। ये सारी की सारी वैल्यू जहां पे मैंने टिक किया है, ये सारी की सारी वैल्यू किस में आएगी? जितने नाम बोले हैं वो सारे सारे रेशनल नंबर में। लेकिन ये बात करें इधर वाली वैल्यू नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेट, अगर इस प्रकार से कोई वैल्यू आ जाए वो वैल्यू किस में आएगी आपकी? फिर वो इरेशनल नंबर में, इरेशनल नंबर। समझ में आ गया? अब जैसे एक क्वेश्चन डालता हूं, जैसे मान लो यहाँ पे आ गया जीरो। अब आप ये बताओ कि ये जीरो है ये रेशनल है या इरेशनल? तो क्या हो जाएगा? ये रेशनल नंबर। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखो जीरो एक इंटीजर होता है, जीरो एक होल नंबर भी होता है। तो ये सारे के सारे नंबर जो मैंने बताए थे वो क्या रेशनल नंबर में आते हैं? क्या आते हैं? आते हैं। तो जीरो क्या हो जाएगा आपका? एक रेशनल नंबर। क्यों होगा? क्योंकि जीरो के अपोन में कुछ नहीं होगा तो क्या होगा? वन होगा। तो ये बी बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया ना यहाँ पे, और क्यू की वैल्यू जीरो की इक्वल भी नहीं है। सारी बातें क्या हो रही है यहाँ पे? क्वालिफाई हो रही है। इसका मतलब ये वैल्यू किसमें आ जाएगी? रेशनल नंबर में। आपको इस प्रकार से ये कंडीशन दे दी कि क्या ये रेशनल नंबर है क्या, तो आपका आंसर क्या होगा? ये रेशनल नंबर है। इधर अगर इस प्रकार से कोई कंडीशन मिले तो ये भी क्या आपकी एक रेशनल नंबर है। तो कर लोगे। इरेशनल में बात करें तो जैसे रूट वाली वैल्यू जिसका रूट क्या नहीं हो, सोल्व है नहीं हो, या फिर पॉइंटों में आगे कंटिन्यूटी बनी रहे, यानी कुछ भी आगे चलता जाए जिसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं हो, वो सारे सारे किस में आएंगे? इरेशनल नंबर में आएंगे। अब आपने एक पाई नाम का सिंबल पढ़ा होगा। पाई, पाई क्या होती है आपकी? एक अचर राशि होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो कांस्टेंट जितने भी कांस्टेंट है ना, मैथमेटिक्स में देख लो या फिजिक्स में देख लो, वो सारे के सारे कांस्टेंट वैल्यू वो भी किस में आएगी? आपकी इरेशनल नंबर में आएगी। किस में आएगी? इरेशनल नंबर में। लेकिन अगर पाई की वैल्यू आ जाए 22/7, ये क्या हो जाएगी? आपकी रेशनल नंबर। तो रेशनल और इरेशनल और सारे सारे डेसिमल और पीछे जितने भी नंबर पढ़े हैं वो सारे के सारे डाउट मैंने आपको क्लियर करवा दिए हैं। अगर यहाँ पे किसी भी चीज में अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में उसको भी बढ़िया तरीके से करवा देंगे सॉल्व। और कोई क्वेश्चन हो तो बेझिझक पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इतनी चीजें अपन ने पढ़ ली है तो आपको ये तो पता चल गया होगा सारी सारी रेशनल नंबर सारे सारे इरेशनल नंबर है, कौन से रेशनल है कौन से इरेशनल है। ये चीजें बताने के बाद में अब हम पढ़ेंगे रियल नंबर। अब मेन जो टॉपिक है ना अपना वो। अब देखो रियल नंबर क्या होता है, तो जितनी भी आपकी रेशनल नंबर होती है, RATIONAL, रेशनल नंबर, ये अलग है मटेरियल। और इधर की साइड देखेंगे तो ये आ जाएगा इधर इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ये दोनों मिलकर इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही क्या बन जाएगा? आपका रियल नंबर। यानी मैथमेटिक्स में जितनी सारी वैल्यू है वो सारी की सारी किस में आ जाएगी? आपकी रियल नंबर के अंदर आ जाएगी। जैसे कि आपको ये बोल रहे कि क्या √2 है, ये रियल नंबर है क्या? तो आपका आंसर हो जाना चाहिए कि ये रियल नंबर है। क्यों है? क्योंकि सारी की सारी इरेशनल और रेशनल ये दोनों की दोनों किस में आ जाती है? रियल नंबर के अंदर। जीरो भी क्या आपकी एक रियल नंबर है। 2.131313 ये भी क्या आपकी एक रियल नंबर। यानी मैथमेटिक्स में जितनी भी सारी वैल्यू है टोटल वो लगभग सारी की सारी किस में आ जाएगी? अप्रोक्सीमेट रियल नंबर में आ जाएगी। लेकिन ध्यान रखना अगर रूट में माइनस में आ जाए, जैसे -5 है, रूट में -3 है, ऐसी वैल्यू मैंने आपको अभी तक पढ़ाई नहीं है।
क्योंकि ये आगे चलते 11th और 12th क्लास में आपके थोड़ा बहुत पोर्शन आएगा जो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना उसके अंदर आएगा, श्रीधराचार्य फॉर्मूला उसके अंदर। तो ये जो नेगेटिव वाली है ना ये आपकी रियल नंबर नहीं होती है। कहीं आप बोल दोगे कि ये भी रियल नंबर है, ये रियल नंबर नहीं होती, ये क्या होती है आपकी इमेजिनरी नंबर होती है, इमेजिनरी नंबर होती है। इनको छोड़कर बाकी जितनी भी बचती वो लगभग सारी की सारी किस में आ जाएगी, रियल नंबर के अंदर आ जाएगी। अब बात करेंगे देखो रियल नंबर के आगे आपकी जो एक्सरसाइज है उसके अंदर एलसीएम एचसीएफ उनके बारे में भी कुछ दे रखा है। तो एक तो देखो एचसीएफ और एलसीएम होता है ना उनके ऊपर एक बढ़िया फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको याद रखना है क्योंकि वो फॉर्मूला आपको क्वेश्चनों में हेल्प करेगा सॉल्व करने के लिए। तो जैसे देखो आपको नंबर दे दे, कोई भी दो वैल्यू दे दे, तो फर्स्ट वैल्यू और सेकेंड वैल्यू उन दोनों का आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और उनके इक्वल में क्या हो जाएगा जो आपने एलसीएम फाइंड किया और जो आपने एचसीएफ फाइंड किया ना उन दोनों का मल्टीपल। तो ये एक फॉर्मूला होता है, यानी दोनों नंबर्स का मल्टीपल और एलसीएम इनटू एचसीएफ, दोनों नंबर्स का मल्टीपल और दोनों वैल्यू यानी एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीपल एक दूसरे के क्या आएगा इक्वल आएगा। अब ये यूज कैसे होता है, तो जैसे देखो आपको यहाँ पे नंबर दे दे, जैसे 2 दे दे फर्स्ट नंबर, और सेकंड नंबर आपको दे दे जैसे 3 दे दे, और इस वैल्यू में आपको ऐसे बोले कि एलसीएम आपको फाइंड करना है और एचसीएफ की वैल्यू आपको दे दे जैसे 2 दे दे। तो अब यहाँ से फॉर्मूले में अपने डायरेक्ट वैल्यू रख ली, 3 वैल्यू वाला दे देगा और एक वैल्यू पूछ लेगा। अब वो कोई सी भी हो सकती है, एलसीएम भी पूछ सकता है, एचसीएफ भी पूछ सकता है, या फर्स्ट वैल्यू भी पूछ सकता है, या फिर सेकंड वैल्यू भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे देखो एलसीएम निकालना है, तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन बन गई। ये 2 मल्टीप्लाई में इसको जैसे ही इधर भेजेंगे किसमें चला जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा, तो अपोन में आ जाएगा 2, इधर क्या हो जाएगा आपका एलसीएम। तो ये देखो इधर 2 से 2 कैंसिल आउट, तो एलसीएम कितना आ जाएगा अपना 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये तो मैंने आपको ऐसे ही एग्जांपल लेके बताया है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। तो कहीं जगह आपको पूरा न करके ऐसे डायरेक्ट अगर फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर आप फाइंड कर सकते हो। अब देखो एलसीएम कैसे फाइंड होता है और एचसीएफ कैसे फाइंड होता है, तो उन दोनों को निकालना सिखाएंगे आपको एचसीएफ और एलसीएम। और ये दोनों अगर आपको बढ़िया तरीके से आ रहे हैं तो अपनी जो फर्स्ट की एक्सरसाइज है ना उसमें कहीं पे किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस लास्ट टॉपिक यही है एचसीएफ और एलसीएम, एलसीएम और एक होता है एचसीएफ। ये होते क्या है, ये कैसे फाइंड होते हैं, तो ये अभी आपको सिखाएंगे बेसिक में। तो एलसीएम की सबसे पहले तो फुल फॉर्म, वैसे मैथ में कोई पूछने वाला नहीं है लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग में ध्यान होना जरूरी है, याद होना जरूरी है। एलसीएम यानी क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। सो लोवेस्ट कॉमन एम का मतलब हो जाएगा मल्टीपल, सॉरी मल्टीपल होगा ना, और एचसीएफ का क्या हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एफ यानी फैक्टर। एलसीएम का मतलब क्या हो जाएगा लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हिंदी वीडियो वाले क्या बोलते हैं एलसीएम को लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ को क्या बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। अब जैसे भी ये दोनों वैल्यू आप फुल फॉर्म ध्यान रख लेना जो मैंने आपको बता दी है, बाकी पूछने वाला कोई है नहीं, जनरली मतलब याद रखनी है। बाकी देखो अब आपको कुछ वैल्यू मिलेगी, जैसे इधर आ गया 12 है, इधर आ गया आपका 16 और इधर आ जाएगा मान लो आपका 26 मान लेते हैं चलो, और आगे देख लेंगे 25। कितनी भी वैल्यू दे सकता है, जैसे 4 वैल्यू है, इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कैसे करेंगे, तो एलसीएम फाइंड करने के 2 विधियां 2 मेथड है, जिसमें पहला मेथड मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आपने छोटी क्लास में पढ़ा है। जितने भी नंबर है सबका क्या निकाल लेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे, यानी सबकी फैक्टर कर लेंगे। तो फैक्टर करने के लिए सबसे पहले 2 का डिवाइड देंगे 12 में, कितने टाइम जाएगा 6 टाइम, 16 में देंगे 8 टाइम, और 26 में 13 और 55 में कितनी टाइम, 55 में जाता नहीं है 2 का, तो 25 ऐसा वैसा, तो 25 में जाएगा नहीं तो 25 ऐसा का ऐसा। अब कई बच्चे हैं जिनके डाउट हो रहा होगा कि ये वैल्यू कैसे आ रही है, तो देखो वैसे तो आपको टीचर ने बताया छोटी क्लासों में खूब बहुत सारे फैक्टर निकाले हैं आपने, लेकिन फिर भी इनके कुछ रूल होते हैं। जैसे 2 से कोई वैल्यू है वो 2 से डिविजिबल ही क्यों होगी, यानी 2 का डिवाइड ही क्यों जाएगा, तो ये जांच करने के लिए उस वैल्यू का यूनिट डिजिट देखते हैं। अगर यूनिट डिजिट 0, 2, 4,
6 और 8। अगर इनमें से कोई भी वैल्यू आ रही है तब तो उसके अंदर 2 का डिवाइड पूरा पूरा जाएगा, वरना नहीं जाएगा। तो यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट 2 आ रही है, यहाँ से 2 है, इसका मतलब 2 का डिवाइड जाएगा। इसके आगे यहाँ पे देखेंगे 6 है, दोनों में 6 भी आ रही है इसके अंदर, तो इसका मतलब इनमें भी 2 का डिवाइड जाएगा। लेकिन 25 में क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट देखोगे तो क्या है, 5 है, और यहाँ पे देखोगे तो इसके अंदर 5 पे आ नहीं रहा है, इसका मतलब इसके अंदर 2 का डिवाइड नहीं जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे 3 की, तो 3 का डिवाइड जाएगा या नहीं जाएगा? तो 3 का क्या होता है, जो भी अपनी वैल्यू होती है ना, उन नंबर्स का क्या करते हैं, सम करते हैं। उन नंबर का क्या करेंगे, सम करेंगे, सबको एडिशन कर लेंगे, और ऐड करने के बाद अगर वो 3 की टेबल में आ रहा है तब तो उसके अंदर 3 का डिवाइड पूरा पूरा जाएगा, और अगर नहीं आ रहा है तो उसमें 3 का डिवाइड नहीं जाएगा। ये 3 का रूल होता है। उसके आगे 5 का होता है। 5 का क्या होता है, जो यूनिट डिजिट है ना वो 0 या 5 होनी चाहिए, 0 या 5 में से कोई भी एक आ जाए तब तो उसके अंदर 5 का डिवाइड जाएगा, वरना नहीं जाएगा। तो अब करते हैं, अगर जिनको इतने रूल याद है वो लगभग सारे क्वेश्चन कर देगा, क्योंकि ज्यादातर ये तीनों ही काम आते हैं। बाकी अगर इसके आगे चेक करना चाहते हो तो 7 का भी कर सकते हैं, 11 का भी कर सकते हैं, और 13 का भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले 2 का, वापिस जा रहा है देखो 6 में 3 टाइम जाएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 13 में जाता नहीं है, 25 में भी नहीं जाएगा। वापिस देखोगे तो 2 का जा रहा है ना 4 में, 3 में नहीं जाता, ऐसा कैसा, 4 में 2 टाइम, ये 13 और ये 25। वापिस देखोगे तो 2 में जा रहा है 3, 2 में जाएगा 1 टाइम, यहाँ पे 13 और यहाँ पे 25। तो यानी 2 का देखो इतने टाइम जाएगा। इसके आगे देखेंगे तो इनके आगे देखो, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो 3 में 3 का तो जाएगा ही जाएगा, तो 1 टाइम चला जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा। 13 एक आपको पता है प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर में खुद के अलावा अन्य वैल्यू का डिवाइड नहीं जाएगा, तो ये ऐसा का ऐसा इसमें जाएगा नहीं। 25 है, इनमें जो नंबर है उनका सम करोगे तो 7 आएगा, और 7 है वो 3 की टेबल में नहीं आता तो इसमें भी 3 का डिवाइड नहीं जाएगा। अब इसके आगे देखो, आगे रूल आता है अपना 5 का। 5 में यूनिट डिजिट 0 या 5 होनी चाहिए, यहाँ पे इनमें से एक आ गई ना 5, इसका मतलब इसमें 5 का जाएगा, तो 1 1 13 में जाता नहीं है, 25 में कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम। अब लास्ट में देखो 5 आ गया, तो 5 में 5 का जाएगा, 13 में जाएगा नहीं, इधर आ गया 1 और इधर भी क्या आ गया 1, और 13 आपको पता है प्राइम नंबर है, इसके अंदर खुद के अलावा अन्य वैल्यूज का डिवाइड नहीं जाएगा, तो 13 में 13 का 1 टाइम चला जाएगा। और ये काम आपको कब तक करना है, ये काम जब तक करना है जब तक लास्ट में 1 1 1 1 नहीं आ जाए, ठीक है। लास्ट में 1 1 आते ही आपका काम क्या हो जाएगा, फैक्टर वाला पूरा कंप्लीट। अब हम फाइंड करेंगे इनका एलसीएम। तो एलसीएम देखो ज्यादा कुछ नहीं है, जो भी आपके फैक्टर निकल गए हैं ना, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 टाइम है 2, उसके आगे 3 आ गया 3 आ जाएगा, उसके आगे 5 मल्टीप्लाई 5, और उसके आगे लास्ट में क्या आ जाएगा आपका 30। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करवाना तो आपको आता ही है, सबको आपस में मल्टीप्लाई करवा देना, और जो लास्ट में आंसर है वही क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा। देखो ये मेथड तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा है, इसलिए मैंने इतना ज्यादा विस्तार से नहीं बताया है, आपको एक बार के लिए बता दिया कि इस प्रकार से अपन करते हैं, ठीक है। अब सेकेंड मेथड बताएंगे जिनमें इस प्रकार से वैल्यू देगा, उसमें हम एलसीएम भी फाइंड कर सकते हैं और एचसीएफ भी फाइंड कर सकते हैं। तो देखो आगे, तो जैसे देखो अपन 3 वैल्यू ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे आ जाएगा एक, तो आ जाएगा जैसे 16 ही आ जाएगा, थोड़ी देर पहले आया वैसे, इधर मान लो 28 आ गया, और इधर आ गया मान लो लास्ट में आ गया आपका 28, 8 तो ले लिया ना, 26 ले लिया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो एलसीएम का एक मेथड तो मैंने आपको बताया दिया कि सबका एक साथ में निकालेंगे फैक्टर,
दूसरा रूल क्या होता है कि सारी वैल्यू को अलग अलग ले लेंगे, जैसे 16 को ले लिया, फिर 28 को ले लेंगे और इधर क्या ले लेंगे 26, और सबका फैक्टर अलग अलग तरीके से कर देंगे। तो देखो सबसे पहले 16 का फैक्टर देंगे, 2 का डिवाइड जाता है कितनी टाइम 8 टाइम, फिर से 2 का जाएगा कितनी टाइम 4 टाइम, फिर से 2 का जाएगा कितनी टाइम 2 टाइम, और लास्ट में 2 का जाएगा 2 में कितनी टाइम में 1 टाइम। जब तक नीचे 1 नहीं है तब तक आपको ये काम रूटीन करता रहना है, करते रहना है, करते रहना है। इसमें देखेंगे तो 2 का जाएगा कितनी टाइम जाएगा 14 टाइम, वापिस जाएगा 7, और 7 में 7 का ही जाता है क्योंकि 7 एक क्या है प्राइम नंबर। 26 में देखोगे तो 2 का जाएगा 13 टाइम, और 13 पता है आपको एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ किसका आ जाएगा, इसका खुद का आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। सबके फैक्टर कर लिए अलग अलग तरीके से। अब देखो इसी मेथड से हम एलसीएम फाइंड करेंगे और इसी मेथड से हम एचसीएफ फाइंड करेंगे, क्योंकि एचसीएफ फाइंड करने के लिए ओनली फॉर ये मेथड ही यूज होगा, और एलसीएम के लिए आप पीछे वाला भी यूज कर सकते हो जो मैंने बताया है, और ये वाला भी आप यूज कर सकते हो। तो देखो 16 है, 16 के फैक्टर लिख लेना 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, नीचे आ जाएगा आपका 28, इसके जो फैक्टर है वो भी पुट कर लेना है यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, और उधर देखोगे तो लास्ट में क्या 26 है, 26 में देखोगे तो 2 मल्टीप्लाई 13। अब देखो अगर थोड़ा बहुत इसको सोल्व करना चाहो तो कर सकते हैं ना, 2 कितनी टाइम है 4 टाइम, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4। इधर देखेंगे तो 2 2 टाइम है तो 2 की पावर 2 इंटू 7 1 टाइम है तो 7 की पावर 1 हो जाएगी, ये 2 की पावर 1 है और यहाँ पे 13 की पावर क्या जाएगी 1 आ जाएगी। इतना करने के बाद अब आपको निकालना सिखाएंगे हम। सबसे पहले तो बात करें एलसीएम की, इस मेथड से एलसीएम कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले देखो इसमें जितनी भी वैल्यू आ रही है ना वो सारी वैल्यू लिख लेगा, जैसे 2 आ रही है 2 को लिख लिया, नीचे भी 2 है कोई दिक्कत नहीं है, एक बार लिख लिया यानी ये सबका काम हो गया। 2 के अलावा क्या वैल्यू आ रही है, जैसे 7 आ रहा है तो 7 भी पुट कर लेंगे, 7 के बाद में क्या आ रहा है 13 आ रहा है 13 कर लेंगे। अब एलसीएम फाइंड करने के लिए आपको करना क्या है, इस प्रकार से वैल्यू तो लिख लोगे, वैल्यू लिखने के बाद यहाँ पे चेक करोगे इनकी जो मैक्सिमम पावर है ना, जो डिग्री है वो मैक्सिमम पावर आपको वहां रखनी है। जैसे 2 इसमें 2 टाइम आया है, यहाँ पे कितनी टाइम आया है 1 टाइम, और यहाँ पे कितनी टाइम आया है 4 टाइम, तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 4, तो उस 4 को कहाँ रख लोगे आप इसके ऊपर, ठीक है। 7 1 टाइम है कोई दिक्कत नहीं है, 13 1 टाइम है कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13, इस प्रकार से ऊपर करके रख लेना है, यानी 2 की पावर को 4 टाइम लिख लेना 7 और 13। अब इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करवाना था, ये मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो आंसर आ जाएगा आपका वही क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, यानी एलसीएम निकल के आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करवाना आता है आपको, मल्टीप्लाई करवा देना। अब देखो एचसीएफ कैसे निकलेगा, एचसीएफ में देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो अब सारी वैल्यू में देखेंगे सारी वैल्यू में कॉमन क्या आ रहा है, सब में जो कॉमन आए ना वो फैक्टर यहाँ पे लिखना है। तो कॉमन देखो इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है और इसमें भी 2 आ रहा है, तो 2 हो जाएगा। 2 के अलावा और कोई वैल्यू तो तीनों में कॉमन नहीं आ रही ना, इन तीनों में कॉमन आना जरूरी है। अगर 2 में आ रहा है 1 में नहीं आ रहा है तब हम नहीं लिख सकते, ठीक है। तो तीनों में आना चाहिए, तीनों में देखो 2 2 2 आ रहे हैं तो 2 आ गया। अब इसके अंदर क्या करेंगे, एलसीएम में हम इसकी मैक्सिमम पावर लिखते हैं, यहाँ पे कॉमन देख रहा है, कॉमन सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है 2 ही आ रहा है, इसकी क्या लिखेंगे मिनिमम पावर। मिनिमम पावर क्या है, देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या है 1, तो मिनिमम पावर क्या आ गई 1, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा ओनली 4 2 ही हो जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 1 की वैल्यू क्या होती है ओनली 4 2 होती है। तो इतनी बढ़िया तरीके से मैंने आपको समझाया है। अगर फिर भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो। ये इतना पूरा का पूरा मटेरियल क्या आपका बेसिक था जो अभी मैंने पूरा फाइनल पढ़ा दिया है। अब बोर्ड में कहीं से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप यहाँ से कर सकते हो इस बेसिक से, क्योंकि बेसिक छोटे क्वेश्चनों में बहुत ज्यादा काम आएगा और बड़े बड़े क्वेश्चन तो मैं आपको करवाऊंगा साथ साथ में, और एमसीक्यू के लास्ट में टेस्ट देंगे पर जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना 10th क्लास का तब करवाएंगे आपको। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है
पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में डाल देना सर यहाँ पे हमें दिक्कत है, आपको अलग से एक क्लास दे देंगे बढ़िया तरीके से लाइव आकर, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा था अपना पूरा का पूरा बेसिक और रियल नंबर का पूरा बेसिक अपना कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इनके क्वेश्चन आंसर यानी एक्सरसाइज 1.1। इतनी देर के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।